नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत इस बात पे होगी कि क्या लॉकडाउन जो अभी चल रहा है 3 मई तक का, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? मौजूदा परिस्थिति क्या है? कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ने की रफ्तार कितनी है? जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनकी रफ्तार कितनी है? हम कितने टेस्ट कर पा रहे हैं? और जो कुल मिला के हमारी सिचुएशन बन रही है उसमें क्या हो सकता है आगे? क्योंकि सबके मन में अभी एक बड़ा सवाल ये है कि 3 मई के बाद क्या होगा। क्या ये लॉकडाउन खत्म होगा या कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी, कुछ इंडस्ट्री को खोला जाएगा, रेड जोन वाले बंद रहेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी आपकी डेली लाइफ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जॉब मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन 3.0 होगा या नहीं होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपके साथ परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्योति कपूर जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में और उम्मीद ये करते हैं कि कुछ हम लोग समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और ये कुछ टेक अवे लेके जाएंगे कि 3 मई के बाद क्या हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा मेडिकल लिहाज से, चिकित्सक लिहाज से समझ लें कि स्थिति कैसी है। डॉक्टर के अग्रवाल, आज की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आपका विश्लेषण क्या कहता है कि 3 मई के बाद क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम पर्पस को लेके चले, पर्पस ऑफ लॉकडाउन था प्रिपेयर्डनेस, वो हमारी हो गई। पर्पस ऑफ लॉकडाउन था कि लोगों को समझा दिया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हाइजीन क्या है, कैसे आप सब चीजों को सीखना है, वो पब्लिक ने सीख लिया। नाउ वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द डबलिंग रेट फ्रॉम 7.5 विच इज नॉर्मल टू 10.5 डेज। दैट मीन्स हमारे को सिर्फ 3 दिन का एडवांटेज मिला, यानी कि 26,000 से 52,000 होंगे, 52,000 से 1 लाख होंगे अगर ये नॉर्मल वे में अगर हम खत्म नहीं कर पाते। सो लॉकडाउन ने हमारे को जो सिखाना था वो सिखा दिया, नंबर 1। ना हम लोग इस लॉकडाउन में बीमारी खत्म क्यों नहीं कर सके, इसमें हमारी नई लर्निंग आई है। पहली लर्निंग आई कि हम ये सोच रहे थे लॉकडाउन होगा, गर्मी आएगी, वायरस खत्म हो जाएगा। देन वी रियलाइज्ड कि ये वायरस मेरे शरीर में तो जिंदा रहेगा और एसी एटमॉस्फेयर में तो जिंदा रहेगा, इसका मतलब है वायरस कम हो जाएगा लेकिन रहेगा। फिर दूसरा हमारे को समझ में आया कि ये सारे जो किट्स हैं, जो एंटीबॉडीज किट हैं, ये तो बेकार है, वी कांट रिलाई ऑन चाइना। आज आईसीएमआर ने इन सारे किट्स को वापस कर दिया, तो ये भी हमारी समझ में आया। और तीसरा हमारी समझ में ये आया कि जो आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं वो 67% रिलायबल हैं, यानी कि 33% केसेस जो पॉजिटिव हैं हम उनको मिस कर रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव हैं। यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के हैं लेकिन उनका टेस्ट नेगेटिव है, हालांकि फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता लेकिन फॉल्स नेगेटिव आता है। जब ये सारी सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से अब लॉकडाउन खुलना चाहिए, धीरे 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 रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दोज एरियाज विच आर रेड जोन्स। उसके 2 किलोमीटर के एरिया को आप सील कर दो और बाकियों के अंदर में जैसे ऑड एंड इवन चालू हुआ था हमारे पोल्यूशन के अंदर में, उसी तरीके से आप धीरे 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 50% स्ट्रेंथ से ऑड एंड इवन शॉप्स को धीरे धीरे आप जो है लिमिटेड कैपेसिटी में चालू करिए। बाकी सारे लोग जितने भी 60+ हैं उनको हिदायत जाए कि अपने घर में रखें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है, उसको सब लोग पालन करें। एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। सवाल ये परिस्थिति तो कमोबेश इस समय भी है कि हम थोड़ी बहुत छूट हमारी है कि ग्रॉसरी शॉप्स ओपन है, मेडिकल शॉप्स ओपन है और कुछ नॉन एसेंशियल सर्विसेज को भी हमने 2 दिन पहले ही ऑर्डर है कि इशू कर दिया है। अगर यही परिस्थिति रहेगी तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? मतलब लोग इतना क्या संजीदा हैं? आपको लगता है कि जो पर्पस नंबर 1 आपने गिनाया था वो लोग मानेंगे? की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोगों को हम हमारे पास में जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, जिनको तकलीफ ही नहीं है, उनको आप कैसे टेस्ट करोगे? आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी ही नहीं है। अगर आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, आपने इनफ लॉकडाउन कर लिया, अब आप रेस्ट्रिक्टेड रखिए, जो लाल जोन्स हैं उनको आप सील करिए,
बाकी के जो येलो है उसमें रेस्ट्रिक्टेड करिए और जो ग्रीन है उसको खोल दीजिए, बॉर्डर को आप सील रखिए। यही एक तरीका है। आपके पास में 3 टाइप के लोग हैं, जो ऑरेंज है, लाल है और ग्रीन है। जो ग्रीन है उसका बॉर्डर को सील करके आप खोल दीजिए, जो येलो है उसको रेस्ट्रिक्टेड करिए, जो लाल है उसको सील करके रखिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज दिस एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। फर्दर हेल्प नहीं होगा, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते रहेंगे और जो नेगेटिव हमारे जो केसेस हैं सोसाइटी में, जो पीसीआर नेगेटिव केसेस हैं, वो होते रहेंगे। उसको आप रोक ही नहीं सकते, लॉकडाउन से भी आप रोक नहीं सकते जी। तो अगर वो होने ही है, लेट्स लिव विद कोरोना। वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कोरोना जाने वाला नहीं है, ये सितंबर में नहीं जाएगा, ये 1 साल से लेके 2 साल तक रहेगा। और अगर ये रहेगा तो हमें इसके साथ में मिलके रह के लड़ना पड़ेगा, ना कि इससे डर के लड़ना पड़ेगा। जी जी, डॉक्टर अग्रवाल जो कह रहे हैं वो एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से जितना फायदा होना था वो हो गया है, अब आपको नई स्ट्रेटजी के साथ उतरना चाहिए। नूपुर शर्मा जी, सरकार का क्या विचार है, अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सके। अभी हालांकि फैसला नहीं लिया गया है, समय पे लिया जाएगा, लेकिन फिर भी डॉट्स कनेक्ट करें या थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या इस स्थिति में हैं हम कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन हटाने की स्थिति बनेगी, या कुछ जगहों पे हटेगा, कुछ जगहों पे लगा रहेगा, या राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? क्या परिस्थिति बन रही है? देखिए नीरज जी नमस्कार। एक तो मेरे पहले जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। कल की प्रधानमंत्री जी की मन की बात और आज जो उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, आप एक ब्लैंकेट पॉलिसी पूरे देश में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक राज्य में अगर कुछ आंकड़े हैं तो दूसरे राज्यों में कुछ और आंकड़े हैं। एक में ज्यादा फैला हुआ है, तो हमें आज पता चला है कि 4 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर कोविड कंट्रोल में है बिल्कुल। तो मैं एक जैसा आज प्रधानमंत्री जो हमारे को न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ने पे मिला है, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टेट वाइज पॉलिसी बना के प्रस्तुत की जाए, क्योंकि ये प्रदेश और राज्यों की सरकार ही जानती है कि उनके कौन से क्षेत्रों में रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है और कौन सा बिल्कुल ही कोविड फ्री फिलहाल ग्रीन जोन है। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने कल जो बात कही कि अब शारीरिक दूरी, मतलब कि जैसे मोहन भागवत जी ने ही कही कि सोशल डिस्टेंसिंग, या हिंदी में कहें तो शारीरिक दूरी बना के हमारे को जीना ही पड़ेगा। आप अर्थव्यवस्था को बिल्कुल निपटा नहीं सकते। जो एरिया सेफ है उनको कोरोना वायरस या कोविड 2019 के प्रोटोकॉल, मतलब के हाथ धोते रहे, मुंह पे मास्क 24 घंटे रखें और शारीरिक दूरी बना के रखें। इसके साथ इन प्रिकॉशंस के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी ये राज्य जाने, बिकॉज इनकी स्टेट एग्जिट पॉलिसी ये खुद ही डिसाइड करेंगे। मैं आपकी बात से जो मैं सेंस निकाल पा रहा हूं कि केंद्र सरकार इस मूड में है कि वो छूट दे सकती है, राज्य तय कर लें कि उनको क्या करना है। सेंटर अपनी बात नहीं थोपेगा, जैसे कि 2 बार उन्होंने सेंटर ने अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन रहना चाहिए। आप ये कह रही हैं? देखिए आज जो भी हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो न्यूज में आया है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो उसमें थी नहीं और अभी तक सरकार का क्या निर्णय है ये मेरे पास नहीं है और आई मीन ऑब्वियसली आपके पास भी नहीं है। लेकिन जो आज निष्कर्ष निकला है, जो आज लगभग 3 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये लगा है कि स्टेट अल्टीमेटली ये राज्य सरकारों को तय करना है कि कौन से क्षेत्र उनके लिए। जैसे आप मुंबई में ले लीजिए तो धारावी बहुत बड़ी दिक्कत वाली जगह बनी हुई है, या फिर आप दिल्ली में ले लीजिए तो कुछ ऐसे यहाँ पे रेड जोन है जो बिल्कुल ही कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, या फिर आप ले लीजिए गोवा में वहाँ के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि हम कोविड फ्री हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को पता है कि उनके क्षेत्र में कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादा दिक्कत है, जहाँ बिल्कुल कंटेनमेंट जोन है। और ज्यादातर जहां तक मुझे पता चला है एक अन्य पत्रकार के ट्विटर अकाउंट से कि लगभग 10 ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हमारे को अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपना स्टेट वाइज एग्जिट पॉलिसी अगर आप जो बनाना चाहते हैं, आप वो पॉलिसी खुद बनाइए, क्योंकि आप खुद उसके हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तो एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है। आप बताइए कि आप किस तरीके से इससे आगे टैकल करना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, आपकी राय क्या है? लॉकडाउन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं? देखिए, लॉकडाउन का एक सीमा तक फायदा है। लॉकडाउन के साथ साथ बहुत तमाम चीजें थी जो होनी चाहिए थी, शायद वो अभी तक नहीं हो पाई। डॉक्टर अग्रवाल साहब ने भी कहा कि टेस्टिंग का अभी तक पता ही नहीं है। आप दिल्ली को कब तक सोचते हैं? दिल्ली में आज से 6 दिन पहले तक 21 रेड जोन थे, आज लगभग 100 रेड जोन है।
दिल्ली के कौन से इलाके को खोल देंगे आप, कौन से को बंद कर देंगे? एनसीआर मैक्सिमम बंद हो गया आपका। अभी तक जिस तरह का टेस्टिंग का होना चाहिए था, आज तो पता चला पीपीपी में घोटाला हो गया। तो कौन सी प्रिपेयर्डनेस हमने की? टेस्टिंग किट वापस भेज दिया आईसीएमआर ने। पहला केस 30 जनवरी को आया था और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमारे पास टेस्टिंग किट आई, वो गलत आई और उनको हम वापस भेज रहे हैं। तो अभी तक तो बहुत ज्यादा अनिर्णय की स्थिति है। आज ही दिल्ली के 2 हॉस्पिटल्स में 80 से ज्यादा लोग जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की डेट की बता रहा हूं मैं। तो आगे कैसे करेंगे? गुजरात के अंदर अभी तक मात्र 17,000 के करीब टेस्ट हुए हैं। जिस तरह से अहमदाबाद की सिचुएशन है, इंदौर की सिचुएशन है, बॉम्बे की सिचुएशन है, आगरा की सिचुएशन है, क्या आप आगरा के रूरल बेल्ट को फ्री समझते हैं कि वो ठीक है? गोंदिया पिछले 1 महीने 1.5 महीने से एक भी केस नहीं था गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, आज 2 लोग मिले हैं, जबकि गोंदिया की तमाम जो बाउंड्रीज हैं वो सील हैं। मैं समझता हूं अभी तक तो हम किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। 225 लोगों का 10 लाख लोगों के ऊपर अभी तक टेस्ट का डाटा आया हमारे पास कि हम उतने टेस्ट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र ने आज पूरी तरह से बड़ी चतुराई से देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों की गेंद पाले में डाल दी है कि आप संभालिए इसको, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका, ऐसा नजर आया है। राज्यों ने अगले 1-1 साल तक, हरियाणा ने अगले 1 साल तक जॉब्स नहीं निकलेंगी ये कर दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन अगले 1.5 साल तक डीए सबका काट लिया जाएगा। मैं समझता हूं बहुत ही असमंजस की सिचुएशन है मेडिकल फ्रंट पर भी और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, और केंद्र सरकार इसको हैंडल करने में पूरी तरह से अभी तक विफल रही है। नहीं, आपकी बात से मैं ये नहीं समझ पाया कि आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या विपक्ष में। देखिए, मैं समझता हूं लॉकडाउन का जितना बेनिफिट होगा वो अभी तक 3 तारीख के बाद, अभी तो 1 हफ्ता पड़ा हुआ है, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, जब 15,000 के करीब 14,000 के करीब थे तब हमने कहा कि लॉकडाउन बढ़ेगा 20 तारीख को। जब उससे पहले की बात करें, जब 500-700 थे पिछले महीने में केसेस, तब हम कह रहे थे कि साहब लॉकडाउन बढ़ेगा। 1 लाख केस हो जाएंगे तो आप कैसे कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा? कौन सा राज्य ऐसा होगा जो कहेगा साहब मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं खोल दूंगा अपनी बाउंड्रीज को? कैसे नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? नहीं, मेरा कहना है कि 3 तारीख तक की जो सिचुएशन आएगी उस पर एनालाइज किया जाएगा। सर 3 अब बचा क्या? देखिए 3 में अब क्या बचा है? आप उसको सिंपली एक्सट्रापोलेट कर लीजिए ना, आप खुद ही हिसाब दे रहे हैं 40 दिन का। सर तमाम मुख्यमंत्रियों ने आज कहा था, हाँ, आज उम्मीद थी कि वो लॉकडाउन पर बात करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं की है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जी, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री जी ने राय ली कि राज्यों की राय क्या है। राय तो देखिए, राय लेना और राज्यों के ऊपर छोड़ देना तो अपनी जिम्मेदारी से भागना हुआ ना। सुनिए तो आलोक जी। नहीं सर, मुझे 14 तारीख, अरे सर 1 मिनट सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 3 मई से पहले फैसला होना, नूपुर जा रहा हूं मैं आपका, 3 मई से पहले फैसला होना है। उससे पहले एक राउंड की आज बैठक हुई जिसमें प्रिलिमिनरी व्यू लिए गए कि भाई आप लोगों की राय क्या है। तो जैसा आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि हर राज्य में नंबर बढ़ रहे हैं, और वो तब जबकि आप सोशल लॉकडाउन पे हैं तब नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये राय ली गई प्रिलिमिनरी कि भाई व्यू क्या बनता है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस एज ए पार्टी आपकी राय क्या है, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर लॉकडाउन बढ़ता है या केंद्र सरकार बढ़ाना चाहती है तो राज्यों को आर्थिक सहायता देनी होगी। केंद्र सोचे कि हम डंका भी हम हाथ में रखें कि हम आर्थिक सहायता भी ना दें राज्यों को और लॉकडाउन चलता रहे, तो कहीं पर भी संभव नहीं होगा जी। फिर आपको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य फिर कहेंगे कि हमें तनख्वाह देने के लिए पैसे चाहिए। केंद्र सरकार खाली हो चुकी है ऐसा नजर आ रहा है। आरबीआई को निकाल लिया, आरबीआई से रिजर्व फंड तक को निकाल लिया, डीए देने की पोजीशन में नहीं है केंद्र की सरकार। राज्यों को जीएसटी का पिछले 6 महीने का रिफंड नहीं जा रहा है, राज्यों को कोविड का 19 का जो पैसा था वो नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्यों के गेंद पाले में डाल रही है। नूपुर जी जवाब। देखिए, एक तो मैं बता दूं तो 10,700 करोड़ जीएसटी कस्टम ड्यूटी रिफंड पिछले 16 दिन में रिफंड कर दिया गया है। थोड़ी सी अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ। आरबीआई ने 50,000 आप लिक्विडिटी ईज कर दी म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रेशर हटाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ उल फजूल का अगर इल्जाम लगाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपने अभी खुद ही अपने बयान में कह दिया कि बंबई के महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सील डाउन थी उसमें 2 नए केसेस निकले। अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अब आप खुद मुझे बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो मतलब गृह मंत्रालय है और आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों तो आपके अधीन आते हैं, सरकार तो कांग्रेस की है वहाँ पे। तो आप बताइए ना, जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन आपने कर रखा है तो कैसे वहाँ पे केसेस आ गए? ऐसे तो मैं यहाँ पे अगर आरोप प्रत्यारोप यदि राजनीति करनी है, और जबकि
सिर्फ हमारे देश में नहीं, कोई कोरोना वायरस अनाउंस करके नहीं आया था मैं एक जी। विश्व महामारी, वैश्विक महामारी आने वाला हूँ। आप समझिए इस बात को कि जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, साथ में मिलकर लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना पड़ेगा। वहां पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आलोक जी जैसे लोगों को थोड़ी सी अपनी राजनीति खेलने की ज्यादा पड़ी रहती है। जी। और एक चीज और मैं बता दूं, चाइना के अगर आप टेस्टिंग किट की बात कर रहे हैं, लगभग मेरे हिसाब से 4 लाख के आसपास टेस्ट हो चुके हैं। 325 यहाँ पे सेंटर भी खुल 5.5 लाख, चुके हैं। 5.5 लाख। 5.5 लाख, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। जी। 325 टेस्टिंग सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आंकड़ा 5.5 लाख में से सिर्फ 28,000 लगभग पहुंचा है कोविड पॉजिटिव का, तो मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए जहाँ पे 10% टेस्टिंग हो रही है। अरे भैया, जहां पे आपको शक होगा, कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी, वहीं पर तो करेंगे। अब आपको तो खुद ही नहीं पता कि आपके गांव में 2 कैसे कोविड पॉजिटिव आ गए लॉकडाउन के बावजूद। हाँ, जी, रही ठीक है। चाइना की बात, नूपुर जी, नूपुर जी, पॉइंट आपने रख दिया। एक बात मुझे बोलने दीजिए। जहां चाइना अपना फॉल्टी माल भेज रहा है, इंडिया इकलौता देश नहीं है। ये तो आप ही जानेंगे कि चुपचाप छुप के आपके उस टाइम के अध्यक्ष क्यों डिनर खाने चले गए थे चाइनीज हाई कमिश्नर से। अरे वहां मत ले जाइए प्लीज, वहां तक बात मत ले जाइए। रुकिए आलोक जी और नूपुर जी, आप लोग थोड़ा रुकिए भाई, अभी थोड़ा ज्यादा वन ऑन वन हो रहा है। इस पर्सपेक्टिव में हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं, जहां पे मूल विषय जो हमारा है उससे हम थोड़ा सा भटक रहे हैं। मेरे पास 3 मेहमान और हैं जिनसे हमें एक राय लेनी है। ज्योति जी, मैं आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत है वो सब कुछ सुनने के बाद आपको इलाज करना है। बग्गा सर, एक सवाल जो आलोक जी ने उठाया कि अगर राज्यों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तो फिर लॉकडाउन संभव नहीं होगा, एक बड़ा मूलभूत सवाल ये है। और दूसरा उनका ये कहना है कि केंद्र ने अपनी बॉल जो है राज्यों के पाले में डाल दी, आप लोग तय करो। आपकी राय क्या है? मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना है तो किस शर्त पे? जी नीरज जी, मैं सियासत में तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, दोनों प्रवक्ता हैं वो कर सकते हैं सियासत की बात। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए हम एनालिस्ट हैं, हम सारी कंट्रीज का रिस्पांस देख रहे हैं, और मैं डॉक्टर अग्रवाल को सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा पूरे पैनल में, क्योंकि कहाँ पे सफलता मिली है। अगर आप देखिए सियाटल, वॉशिंगटन स्टेट का जो टाउन है जहाँ पे सबसे पहले वायरस आया अमेरिका में, वहां पे डॉक्टर्स ने स्ट्रैटेजी चलाई, वहां पे इतना बढ़ाव नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में सियासत होती रही और टेस्ट नहीं हुए, वहां पे देखिए कितना बड़ा हो गया, इतने लाखों लोगों को वायरस हो गया, इतने हजारों की मौत हुई है। तो ये तो बहुत क्लियर है नीरज जी कि अगर डॉक्टर्स को आप अहमियत को देंगे इम्पोर्टेंस, और वो अगर डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी, तो आप इसको हैंडल करने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये मेरा एक पहला गुजारिश है। दूसरा है मॉडल क्या चुने। मॉडल हमने देखा जिन्होंने ओपन किया, यूके पहले शुरुआत में बोले हर्ड इम्यूनिटी हो जाने दो, इतना हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को भी वायरस हो गया। आज वो आके कह रहे हैं बिल्कुल नहीं खोलना, बहुत अभी जोखिम है। स्वीडन दूसरा कंट्री है एक पोल अपार्ट, जो कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी हो जाने दो। उन्होंने लोगों के सेल्फ डिसिप्लिन पे छोड़ दिया है, आप थोड़ा सा बढ़तिए जो भी है प्रैक्टिसेस, और हर्ड इम्यूनिटी उसमें हो जाए। उनका अच्छा मॉडल है नीरज जी, बट 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आप इसको बॉम्बे या दिल्ली से भी तुलना नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारे सामने क्या अभी सबसे बड़ा अहम सवाल, कनेक्शन रुक गया है मेरा। बग्गा जी, दोबारा आता हूँ आपके पास। हर्षवर्धन, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में डॉक्टर ज्योति के पास। अच्छा, शायद बग्गा जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लें। हर्षवर्धन, एक मिनट रुकिए। बग्गा जी, आपकी आवाज आ गई है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। नीरज जी, तो मैं कहूंगा सबसे अहम मुद्दा ये है, जितने दिन आप लॉकडाउन बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को क्षति होती जाएगी। आरबीआई पूर्व गवर्नर सुब्बा राव जी ने भी कहा कि अगर आप इसको जल्दी से बहाल नहीं करते तो काफी लोग सबसर्विएंट लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जॉब लॉसेस बहुत है नीरज जी। बट खोलने में जोखिम ये है कि हमारे पास पूरे देश में 12,000 वेंटिलेटर हैं, न्यूयॉर्क के पास 11,000 वेंटिलेटर थे। और आप सोचिए, जो डायबिटीज कैपिटल है दुनिया का, जो हार्ट डिजीजेस का कैपिटल है दुनिया का, ऐसे देश में जहां ऑलरेडी हमारे पास हॉस्पिटल बेड नहीं थे,
हम ये जोखिम नहीं ले सकते। तो मेरा पक्ष रहेगा, इकोनॉमी पे मैं बात करूंगा अगर दूसरी बारी मौका जी मिला जी बिल्कुल आता हूं दोबारा। तो इकोनॉमी पे ही रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर आपने ट्रिगर कर दिया है एक्चुअली, कि जान है तो जहान है, लेकिन जहान भी ज़रूरी है। आप बहुत सही कह रहे हैं कि आप हर एक बढ़ते हुए लॉकडाउन के साथ अपनी बहुत सारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे, और हो रहा है उसमें, मतलब ये ओपन सीक्रेट है। हर्षवर्धन अपनी बात रखें। नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि डॉक्टर अग्रवाल ने जो कहा है वो पूरी बहस का सार है। मुझे लगता है कि वो सबसे आखिर में बोलते तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने अब किसी के लिए कोई रूम नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट वाइज बात की है वो समझने की जरूरत है। राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन जब हम लोग ये बहस लगातार कर रहे हैं 22 तारीख से, फिर 24 तारीख को, फिर इस महीने आ गए, अभी 2 बार हमने किया, और अब जब हम पहुंच रहे हैं कि 3 मई के बाद क्या करेंगे, आज फिर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की, तो 2-3 बड़ी साफ सी बातें हैं। पहली बात यह है कि जिसको डॉक्टर अग्रवाल ने कहा उसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से कहता हूं कि जब आपके ऊपर एकदम अननोन था, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब ढेर सारी चीजें हैं। केजीएमयू लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर, केरल से लेकर, कर्नाटक से लेकर, चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर, ढेर सारी जगहों पे अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। अब वो कितने सफल होंगे अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, जो लोग उससे रिकवर कर गए हैं वो लोग अपना ब्लड सैंपल दे रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं। दुनिया वैक्सीन बनाने की तरफ, दवा बनाने की तरफ, परीक्षण की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इतना जरूर अब तय हो गया है कि हमें यह पता है कि भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम बहुत कम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू बेड नहीं, ये सब ढेर सारी चीजें हम जानते हैं। एक आंकड़ा मैं बता दूं तब तो फिर ये बहस ही खत्म हो जाएगी कि अमेरिका $10,000 औसतन खर्च करता है अपने एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, हम $269 खर्च करते हैं, तो हम कहीं है नहीं। लेकिन इस सब के बाद अगर हमारी भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने आज ये स्थिति कर दी है कि दुनिया में जो भी रेशियो है उसमें हम सबसे अच्छे वाले पैमाने पर हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमने पहली सफलता हासिल कर ली। लेकिन यह संभव नहीं है कि हम स्टैंड स्टिल हो जाएं, हम लगातार बहुत लंबे समय तक हर्षवर्धन, हमें जब बीमारी का पता चल गया, हमें यह भी पता चल जिस सफलता की आप बात कर रहे हैं वो सफलता क्यों मिली है ये भी तो आप बताइए ना। हमने इतना सख्ती से लॉकडाउन किया, इसके सिवा और क्या थेरेपी थी? नहीं, मैं उसी लोगों को सफलता मिली। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो हम लॉकडाउन थेरेपी इसी से सफलता मिली, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसको बग्गा जी ने भी कहा और डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं, और मैं भी जो दुनिया भर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उसके आधार पर कह रहा हूं कि आपको किसी चीज के साथ यू हैव टू डील विद इट। तो ये जो है, अब इसके साथ आपको उस तरह से, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि वो शायद 3 मई के पहले ही आ जाना चाहिए था, अभी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, ये राज्यों के ऊपर डालना नहीं है। हमारे संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ उनकी स्थिति को पूछते हुए क्या क्या आप कर सकते हैं। मैं जैसे एक बात आपको कहता हूं, आप तो बहुत ठीक से जानते होंगे और आवाज चैनल पर दिन भर बहस होती है, देश के किसी हिस्से में कोई कारोबारी कोई काम कर ही नहीं सकता अगर दिल्ली और मुंबई का जो रॉ मटेरियल वाला मार्केट है वो खुलेगा ही नहीं। तो हमें इसकी तैयारी करनी है कि हमें अपने क्लस्टर्स के साथ जो हमारे सेंटर हैं उसको कैसे हम खोलेंगे, उस तरफ जाना पड़ेगा, उसका तरीका निकालना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना पड़ेगा। लॉकडाउन एक्सटेंशन अब इसका इलाज नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत जी 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 मैं आता हूं हर्षवर्धन, आपने जिस पॉइंट पे छोड़ा है ना उसको मैं एक्सटेंशन दूंगा अभी, लेकिन अब मैं पहले डॉक्टर ज्योति कपूर के पास जाऊंगा। डॉक्टर ज्योति, मैं आपसे मुखातिब हूं और मैं रोज जब ये बहस करता हूं, इस तरह के आवाज़ अड्डा की एक डिबेट करता हूं, मैं घर जाके फिर एक नहा धो के कॉफ़ी पीता हूँ। इतना स्ट्रेस हो जाता है, अलग अलग व्यूज़, बड़े कंट्रा व्यूज़, ये सब सुन के। तो इस पूरे लॉकडाउन के माहौल में लोग तरह तरह की खबरें सुन रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। पहली बार अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है ये हमारे आपकी लाइफ में। तो ऐसे में कैसे डील करना चाहिए मेंटली कि हम अपने आप को समझा के रखें कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। आप सही कह रहे हैं कि जब सब कुछ आप सुनते रहते हैं इस तरीके से, नेगेटिव कमेंट्स इकोनॉमी की भी, हेल्थ की भी, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। और हर व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है और ये सारी न्यूज़ सुन रहा है, उसको लगता है कि जो ये सब बाहर नहीं हो रहा, ये मेरे ड्राइंग रूम में ही हो रहा है।
ये मेरे बेडरूम में ही हो रहा है। तो इस वजह से इस सारी प्रॉब्लम्स में जो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति फेस कर रहा है जिस तरह का तनाव, वो तनाव आज की डेट में अनप्रेसिडेंटेड ही है। और इसे डील करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना है और ये एक्सेप्ट करना है कि जो जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि कोरोना और कोविड पैंडमिक ये जा नहीं रहा है, इट इज़ गोइंग टू स्टे हियर। और हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हमें कुछ चेंजेस अपनी जीवन शैली में लानी पड़ेंगी ताकि हम अपने आप को बचा सकें, साथ में हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को वापस से ला सकें। तो जब ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जिसमें से एक है, और अपनी जो नॉर्मल आदतें रही हैं, नॉर्मल आचार व्यवहार रहा है, उसको बदलना ज़रूरी है, तो हम उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। जो मेन बाधा आती है वो एक तरह का मेंटल ब्लॉक आता है, वो डर है। ये डर एक तरफ इलनेस का है, दूसरी तरफ सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस का है कि इस वजह से जो इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसकी वजह से हमारा कल को क्या होगा। तो उस डर को आइडेंटिफाई करना है, मेरे लिए ये कितना रेलेवेंट है, क्योंकि जो सब लोग के लिए हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है। मैं एक बात अभी सुन रही थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि वी आर इन द सेम स्टॉर्म बट वी आर नॉट इन द सेम बोट। तो हर एक की प्रॉब्लम अलग है, उनकी उसके लिए प्रतिक्रिया अलग है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है और हमें उसे कैसे डील करना है, रादर देन कि हम जो ऑब्वियसली जो जनरल प्रॉब्लम है, जो सामाजिक तौर पे प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत लोग दिन रात बहस कर रहे हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना है, और आप किस बोट में सवार हैं ये आप तय करते रहिए, लेकिन अपने दिमाग को बहुत मजबूत रखिए। अच्छा, अब मैं छोटे छोटे जवाब एक्सपेक्ट करूंगा जिससे हम ज़्यादा बात कर सकें। अग्रवाल साहब, आप इशारा कर रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि एक समय आ गया है जहाँ पे एक टाइम था जब डॉक्टरों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली चाइना हैज़ टर्न आउट टू बी ए नॉन रिलायबल कंट्री। अदरवाइज चाइना अगर सब लोगों को नॉलेज दे देता कि किस तरीके से उन्होंने लोगों का इलाज किया है, तो वो एक्सपीरियंस सबके काम आता। इस वक्त में भारत के अंदर में सबसे कम मोर्टेलिटी है। भारत के अंदर में मोर्टेलिटी, इनफैक्ट सारे एशियन कंट्रीज में जो मोर्टेलिटी है और जो नंबर ऑफ केसेस हैं, फार लेस देन यूरोपियन एंड द अमेरिकन कम्युनिटी। हमने जहां बात हो रही थी वेंटिलेटर्स की, इतनी वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं है। इटली का जो मॉडल है, इटली के अंदर में क्या हुआ, जब वेंटिलेटर्स यूज हो रहे थे तो मोर्टेलिटी ज्यादा थी। जब वेंटिलेटर खत्म हो गए, उन्होंने वेंटिलेटर लगाने बंद कर दिए, तो मोर्टेलिटी कम हो गई। आज के दिन में लीव इट ऑन द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स 40 दिन में हर चीज सीख गए हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीडिया को और भारत को सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी है, हमें टेस्ट भी नहीं चाहिए। वी आर नाउ क्लिनिकली इक्विप्ड इनफ टू मैनेज केसेस। वी ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द टेस्ट रिपोर्ट। Only thing we require from the government is personal protective equipments. सिर्फ इसकी बात करिए, अगर आप इनफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, हमारे देश की जो मेडिकल प्रोफेशन है वो सफिशिएंट है इसको हैंडल करने का और लोगों को समझाने का, हाउ टू लिव विद कोरोना नॉट विदाउट कोरोना। हमें कोरोना के साथ जीना है, हमें उससे बचना है। वो सिर्फ डॉक्टर बचा सकता है, और उसके लिए मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है इनफ इन प्लेंटी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो पैसा आप बाकी सब चीजों में बर्बाद कर रहे हो, हटा दो। लॉकडाउन के अंदर में जो सब्सिडी दे रहे हो सब हटा दो, लॉकडाउन खोल दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इतने अवेलेबल करा दो कि कोरोना को इलाज करना आसान हो जाए। कोरोना का इलाज करना आसान हो जाए। और डॉक्टर साहब का ये सुझाव है कि हमें रिपोर्ट नहीं, क्लिनिकल डायग्नोसिस पे इलाज शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, मैं मूल सवाल पे वापस लौटता हूँ। देखिए, परिस्थिति है, नूपुर जी आपसे शुरू करता हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। हमारे सामने सिचुएशन ये है कि अब तक की जो हमारी सफलता है वो लॉकडाउन से हुई है। अगर हम लॉकडाउन हटाते हैं, हर्षवर्धन आप गौर करिएगा, आपके सवाल का एक्सटेंशन है यहाँ पे, कि इस समय हम जिस परिस्थिति में है, ये 25 तारीख को ईद है, और अगर हम 3 मई के बाद से लॉकडाउन हटा देते हैं तो इवनिंग में बहुत गैदरिंग होने लगेगी। क्या ये रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये सारी सफलता हमें इस लॉकडाउन की वजह से मिली है, तो हम किस शर्त पे, किस अनुभव पे, किस बात पे हम लॉकडाउन को हटाएंगे? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि आपको जैसा पता है,
मेरे को बोलना है, उनको बोलना है? नहीं, नूपुर जी आप पहले ये, उसके बाद आज बताऊंगा जी। नूपुर जी आप बोलिए। जी देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुआ, सही कह रहे हैं। 2 दिन पहले अगर आपने कुछ तस्वीरें जो हमने न्यूज में देखी कि लोग रमजान के पहले ही बाजारों में इकट्ठे हो गए, तो ये आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल भी उन्होंने बहुत असर्टिवली इस बात पे कहा कि ये पूरे देश के लोगों को साथ मिलकर लड़ने वाला समय है। शारीरिक दूरी कोई आपको पकड़ के दूर नहीं कर सकता। आपको खुद समझना होगा कि आपको दूरी बना के रखनी है, लगभग 1 मीटर या 3 या 4 फुट जो कहा जा रहा है। आपको खुद समझना होगा, आपको अपने आप को साफ रखना, आपको खुद समझना होगा, आपको अपने ऊपर मास्क लगाना है। किसी ने अभी कुछ कहा कि सरकार हाथ नहीं झाड़ सकती। सरकार हाथ नहीं झाड़ रही। ये 40 दिन का जो एक टाइम है, मेमोरियल का जो एक समय से चलता आ रहा है क्वारंटीन पीरियड है, ये 40 दिन का क्वारंटीन पीरियड केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का डिमांड ये है कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करे। इसलिए तो 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है राज्य की सरकारों के साथ प्रधानमंत्री जी की। इसीलिए तो उनसे फीडबैक जरूरी है और यहाँ से सरकार क्या मदद कर सकती है, जैसे गरीब कल्याण योजना हो गई या अन्य योजना होगी, जरूरी है। जैसे हाल ही में मैंने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 पीपीई किट की रिक्वायरमेंट है, तो 12,000 प्रोडक्शन चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। सरकार खुद खरीद के बेच रही है पीपीई। सरकार अपनी तरफ से जितना कर सकती है कर नहीं, 1 लाख पर डे, लेकिन कहीं ना कहीं नूपुर जी मैं करेक्ट करूंगा, 1 लाख पीपीई पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। 1 लाख। मैं एक प्रदेश का उदाहरण ले रही थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और दिस इज ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट। जैसे जो भी पॉलिसीज, जो भी नीतियां सरकार ने निकाली है, आयुष्मान भारत के तहत कोविड का अब ट्रीटमेंट भी होगा, ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 26 मार्च को गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाना है, मुफ्त राशन। अब वो राज्य की सरकारें कैसे बांटेंगी, उनके हाथ में ही, उनको खुली छूट है। ठीक है। दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या हम नागरिक आज तैयार हैं इस वैश्विक महामारी से साथ में कंधा मिला के लड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स, अभी इस पैनल पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको मेरा सैल्यूट, क्योंकि ये लोग अपनी जान की बाजी लगा के आपके और मेरी सुरक्षा। जी नूपुर जी, सेकंड राउंड में आता हूं मैं। आपका पॉइंट हो गया, मैं दोबारा आता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं डॉक्टर अग्रवाल की बात से 100% सहमत हूं कि आपको इलाज शुरू करना है, आप बहुत दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे को दिक्कत यहाँ पे ये है कि भारत की जनता, माफी के साथ कह रहा हूं, इतने डिसिप्लिन्ड नहीं है कि आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम बड़े सज्जन पुरुष की तरह बिहेव करेगी। वो गड़बड़ कर देती है। हर्षवर्धन, आप अपनी बात रखिए जो मैंने कही है, फिर मैं आलोक जी से दोनों सवालों का जवाब लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 3 के बाद ये देखते हुए कि किस तरह की सोशल गैदरिंग शाम को रात में होती है, लॉकडाउन हटाने का जोखिम लेंगे आप? ठीक किया नीरज जी ने, ये सवाल आपने इतनी स्पष्टता से पूछा और मैं जिस जवाब को मैंने दिया उसको मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं, क्योंकि एक साथ उतनी बात संभव नहीं। संक्षेप में दीजिए, मुझे थोड़ा ब्रेक भी लेना है। छोटे मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन अब नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये कि जो ब्लैंकेट अभी बैन हो रखा है इसको आपको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन शहरों को अभी बंद रखना होगा। आपको उन एक्टिविटीज को जो घर से चल सकती हैं वो बंद रखना होगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को बंद रखना होगा, यानी उन गैदरिंग को जो लॉकडाउन के लेसन्स हैं, सबक हैं कि हमें ऐसी कोई गैदरिंग नहीं करनी, वो पूरी तरह से बंद रखनी ही होगी। दूसरी जो चीजें हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जॉब लॉसेज ना हो, जिनको हम कहते हैं कि कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसमें हम मुंह पर कवर लगाकर, हाथ में दस्ताना लगाकर और हम गाड़ी से निकले, हमारे पास सैनिटाइजर है, हम उस तरफ बढ़ें। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि कल से लोग अचानक फिर से, मैं दिल्ली से मुझे संसद मार्ग के अपने दफ्तर जाना हो और वहां पता चले कि मैं 28 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करना हो। ये लॉकडाउन नहीं खुलना है, देश बंदी अभी चले, लेकिन हमें उस तरफ जाना है जहां हम कहेंगे कि ये चीजें हैं जिससे इकोनॉमी घूमेगी, वो बहुत जरूरी है। देश की मैं आपको उसकी भी दिक्कतें गिनाता हूं, मैं अभी आपको उसकी भी दिक्कतें गिनाता हूं कि क्या उसमें समस्या आ सकती है। देखिए, मान लीजिए मारुति की एक यूनिट है जो खोल दी गई, मानेसर की। अब मारुति अगर 1250 गाड़ियों का प्रोडक्शन पर डे करेगी या 300 गाड़ियों का प्रोडक्शन पर डे करेगी, तो वो गाड़ियां कहां जाएंगी? डीलर के पास जाएंगी। डीलर क्या करेगा उनका?
ठीक है, ये ग्राहक चाहिए, ये बहुत तो अच्छा आप सवाल पूरी चेन खोलेंगे सर। उनको आप बेचेगा। बात समझने की कोशिश करिए। कोई भी नॉन इसेंशियल इंडस्ट्री, अगर आप ब्रिटानिया छोड़ के कुछ भी खोल रहे हैं तो पूरी चेन खोलिए ना। फिर मारुति कार बना के क्या करेगा? डीलर के पास कार रख के क्या करेगा? जब तक ग्राहक नहीं लेगा तो वो पूरी चेन खुलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ये खोल दो वो खोल दो, प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल सिर्फ ये है कि ब्रेड बनाने की फैक्ट्री खुलेगी जिससे आपका जीवन चलेगा। अगर आप कार की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, एसी की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आप उस पूरी चेन को खोलना चाहते हैं और फिर तो बात वही हो गई। इसलिए मेरा ये सवाल है। अब इन दोनों सवालों के जवाब मैं आलोक जी से लूंगा, लेकिन माफी के साथ सर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। उसके बाद आलोक जी से सवाल पूछूंगा कि अगर राज्यों को यह दे दिया गया कि आप तय करिए, तो आपका यह सवाल उठता है कि गेंद जो है राज्यों के पाले में डाल दी। अरे भाई, केंद्र कह रहा है कि मैं लॉकडाउन करूं तो मैं उसका खर्चा दूं। भाई मैं नहीं दे सकता खर्चा, आप तय कर लो कि आपके लिए जान ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत ये कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 3.0 यानी 3 मई के बाद जारी रहेगा या हट जाएगा, इसी पे बातचीत हो रही। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आलोक जी, मैं आपसे ब्रेक से पहले कह रहा था, मेरा एकदम सीधा सा सवाल ये है कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन एक्सटेंड करती है तो आप कहते हैं कि राज्यों को पैसा चाहिए वरना वो लॉकडाउन नहीं चला सकते। अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि राज्य खुद तय कर लें तो आप कहते हैं उसने अपनी बॉल मेरे पाले में डाल दी। अब ये सब कैसे चलेगा? दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? देखिए, उसका कारण है। मैं 2 बिंदुओं से ही शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरी जो बीजेपी की प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने कहा कि साहब 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने जीएसटी का रिलीज कर दिया। पिछले 6 महीने में लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपया जीएसटी आया है केंद्र के पास, और वो राज्यों को कोई खैरात नहीं है, राज्यों का हिस्सा। 5.5 लाख 6.25 लाख में से अगर 10,000 करोड़ गया है तो क्या गया है, इस पर विचार किया जाए। दूसरा विषय, टेस्टिंग की बात। डॉक्टर साहब कह रहे हैं टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। मुझे मतलब मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। डॉक्टर है, मैं उनका सम्मान वो ये नहीं करता कह रहे हूं। टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमें तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, बस पीपीई दे दो। अरे भाई, मेक इन इंडिया में मोदी जी ने इतना कुछ किया, अभी तक पीपीई नहीं मिला क्या डॉक्टर्स को? दूसरी चीज, जहां तक बात आती है कि अभी आने वाले 3 तारीख के बाद क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का पहले से मानना है कि एक रोड मैप बनना चाहिए, केंद्र की तरफ से भी राज्यों की तरफ से भी। हम फरवरी से कह रहे हैं कि ये महामारी है। राज्य के तमाम राज्यों से डिमांड आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ये मानने को तैयार नहीं थे महामारी है। हम कह रहे हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका इतना भयंकर होगा कि नोटबंदी से 4 गुना भयंकर होगा। आज मोदी जी कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछले 1 महीने में रुपए और डॉलर की तुलना में 10% हमारी वैल्यू गिर गई, लेकिन आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आलोक जी रुकिए, अब आपकी आवाज जा रही है। मैं दोबारा रिकनेक्ट कराता हूँ, थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है। बग्गा जी आपके पास आता हूँ, जो रुकिएगा नूपुर जी थोड़ा सा। बग्गा साहब, जो सवाल मैंने आलोक जी से पूछा था वही सवाल यहाँ पे भी आता है कि इकोनॉमी की चिंता हमें करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने अभी हर्षवर्धन को उदाहरण दिया कि अगर मारुति की फैक्ट्री हम खुलवाएंगे तो डीलर तक खुलेगा, फिर ग्राहक भी खुलेगा, वरना फिर फ़ायदा क्या खोलने का उसको। तो क्या ऐसी चेन खोल के हम रिस्क ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो जैसे अभी चल रहा है कि कुछ खाने पीने की इंडस्ट्री खुली हुई है, ऐसे ही चलेगा। तय हमें करना है कि हमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये आसान सवाल नहीं है नीरज जी, और इसका आज के दिन में बैठे हुए कोई करेक्ट आंसर नहीं आप कर सकते। इसमें आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। ये ट्रेड ऑफ है, ये बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है कि आपको जाने चाहिए कि आपको जहान चाहिए। अब क्या तो तय है, ग्लोबली बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है। इस क्वार्टर में तो बहुत तेजी से ग्लोबल इकोनॉमी गिरेगी। अभी एडिडास वगैरह के नंबर निकले, 95% साल दर साल प्रॉफिट गिरा। एमएक्स का नंबर आए, इतना बुरी तरह से प्रॉफिट गिरा, 35% साल दर साल। कोका कोला जैसी कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त गिरा है। तो कहने का मतलब यह है नीरज जी, इकोनॉमी तो नीचे जाने वाली है। 3 महीने 6 महीने तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। आपके लिए बेनिफिट क्या है? क्या ये ऐसा नहीं है कि तूफान आ गया या बाढ़ आ गई। आपकी फैक्ट्रियां अभी महफूज हैं सब। जिस दिन आप खोलेंगे और सप्लाई चेन आप बरकरार करेंगे तो एकदम से आप देखेंगे कि वी शेप रिकवरी आती है। अब ये बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप
इकोनॉमी के पीछे जाएं कि जानों के पीछे? मेरा वोट, चाहे मैं इकोनॉमी में हूं, मैं कहूंगा अभी आपको लॉकडाउन जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आंकड़े आ रहे हैं बाकी कंट्री से, हमने बहुत बेहतर किया है। टर्की जैसे देश में 1 लाख से ज्यादा केस हो गए, जिसकी पॉपुलेशन हमसे कम है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पूरे ब्राजील से ज्यादा है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पूरे इटली से ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, फ्रांस और जर्मनी से ज्यादा पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र और गुजरात की जो 2 सबसे बड़े आपके केंद्र हैं इनके बीमारियों के। तो कोई आसान इसमें हल नहीं है। इकोनॉमिक कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट उसके सामने लोगों का बलिदान हो जाएगा। तो मैं कहूंगा किसी भी सरकार को पहले लोगों को बचाना पड़ेगा। आप साथ में सब्सिडी दीजिए ताकि लोगों की इकोनॉमिक हालत थोड़ी बची रहे। हाँ। और अभी तो जस्ट लोगों को खाना ही पहुंचाना होगा नीरज जी, एसेंशियल्स देने पड़ेंगे। बाकी सप्लाई चेन तो टूट रहे हैं, उनको फिर से हम जोड़ेंगे। बट अभी पहले 1 महीना तो मैं कहूंगा लॉकडाउन बेटर रहेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जान है तो मार्केट फिर से क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी फैमिली का एक अर्निंग मेंबर अनफॉर्चुनेट इवेंट उसके साथ हो गया तो उसकी इकोनॉमी को कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब कहने की बातें होती है, इसलिए उस अर्निंग मेंबर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि आप वो रिस्क नहीं ले सकते। और भारत जैसे इतने बड़े देश में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, आप बॉम्बे से शहर में ही आप आइए तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि इतनी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे कि बड़ा मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना। आलोक जी, आपको आवाज़ आ रही मेरी क्या अभी? मैं बोलना चाहूँगा कुछ। जी, मैं आ रहा हूँ अग्रवाल साहब। आलोक जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, अग्रवाल जी आप बोलिए, उसके बाद मैं डॉक्टर ज्योति कपूर के पास जाऊंगा। अग्रवाल जी, आप अपनी बात रखिए जी। लोग ध्यान से सुने। जी। चाइना ने लॉकडाउन नहीं किया, उसने सिर्फ हुबई का और खासकर वुहान का लॉकडाउन किया। हाँ। इसलिए आज के दिन में आप लॉकडाउन वहां कंटिन्यू करेंगे जहां रेड जोन है, सील करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, भारत में 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। सबको आज के दिन में 8 घंटे के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। अगर वो ड्यूटी पे हैं तो 1 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से क्या होगा? हम क्या बात कर रहे हैं कि हम 1 लाख रोज बना रहे हैं, 2 लाख रोज बना रहे हैं, 4 लाख रोज बना रहे हैं। आज के दिन में जरूरत है मेरे को 125 करोड़ पब्लिक के लिए मास्क की, जो घर में बना के उसको प्रोटेक्ट कर सके। मेरे को हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए चाहिए। छोड़ दीजिए डॉक्टरों के ऊपर, वो संभाल लेंगे। आज की डेट में भी डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। और अगर आप डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिला पाएंगे, पोस्ट लॉकडाउन 43% बीमारी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से फैलेगी, घरों से नहीं फैलेगी। घरों में लोगों ने अपने आप को बचाना सीख लिया। लोगों को पता है कि हमारे एयर कंडीशन मॉल्स में नहीं जाना, एयर कंडीशन हमारे को स्कूलों में नहीं जाना, एयर कंडीशन हमारे को ट्रेनों में नहीं जाना, लेकिन वो एयर कंडीशन हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां जाके फंसेंगे। तो अगर हमने हमारी रिक्वायरमेंट कम से कम 20 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लेके 50 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की डेली है, ये आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। अमेरिका के पास नहीं है, यूरोप के पास नहीं है। तो इसलिए हमारा सारा ध्यान इस पे होना चाहिए। उस तहत में मैंने कहा था कि मेरे लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज्यादा जरूरी है, ना कि किट। दैट वाज द पर्पस आई कंपेयर्ड इट विद द किट। जी, नहीं, आप जो कह रहे हैं सर वो सही है। जो कि मैं कल रिलीज पढ़ रहा था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने 1 लाख पर डे बनाना शुरू कर दिया है और उसको और बात नहीं बनती, एनहांस कर रहे हैं। से मेरा कुछ नहीं होता। नहीं सर, अब देखिए, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे तो ऐसे ही शुरू होगा। अब अचानक से कैसे करें यहाँ पे? मतलब इसका मतलब है आप जब तक हमारी कैपेसिटी 20 लाख मास्क की नहीं आएगी, लॉकडाउन कंटिन्यू करो। नहीं सर, ये तो मैं नहीं है। नहीं तो कैसे? 20 लाख, अगर आप 1 लाख बना सकते हो तो 10 कंपनियों को लाके 20 लाख भी बना सकते हो। सर, कोशिश कर रहे हैं वो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके विचार से एकदम सहमत हूं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एकदम से हो भी नहीं सकता। वो कोशिश कर सकते हैं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं कि हमें इतनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जिस देश में हमने कभी इस चीज को ध्यान नहीं दिया, हेल्थ केयर में, अचानक से इवन मास्क नहीं लोगों के पास, लोग अपना गमछा या रुमाल बांध के घूम रहे हैं। तो अब ऐसी एक अभूतपूर्व परिस्थिति में ये चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। डॉक्टर कपूर, आपके पास आता हूँ। फिर से दोबारा वही मेरा सवाल होगा कि बड़ी सारी बातें हो रही हैं, आप थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए मुझे, 2-3 छोटे-छोटे टिप्स कि घर में जो लोग रह रहे हैं अपने मन को शांत कैसे रखें।
टिप्स के साथ साथ मैं एक डॉक्टर अग्रवाल और बाकी लोग जो पीपी की बात करें उसमें कहूँगी कि पीपी पहन के काम करना भी बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू बी इन अ पीपी थ्रू आउट द डे, इसलिए उसमें भी उसको पहनने के बावजूद भी इनवेरेबली आदमी गलती करेगा। हम मास्क डाल के जब पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है, सांस लाने में दिक्कत आ रही होती है, ईजी नहीं होता। तो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ट्रांसमिशन को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करें। अब ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली हमें, जैसे मैंने बोला, अपनी जीवन प्रणाली, अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत रहेगी। हर व्यक्ति को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो एक छोटी खोली में रहते हैं, चाहे वो एक बड़े बंगले में रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, अपने रिस्ट्रेंट्स को, अपने बंधनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इनवेरेबली हम इस स्थिति से बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो ये एक परमानेंट स्टेज नहीं है। जो डर हमें लगता है कि हम पहले जैसा क्यों नहीं जी रहे हैं। तो हर व्यक्ति को ये जानने की और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, पर हमें इससे बाहर निकलना है। और ये हम सब अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम बाहर सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपको समय मिल रहा है अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करने का, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने बढ़ गए हैं जो कि हमें सुनने में आ रहा है। वो एक और लॉकडाउन इफेक्ट है जो हम साइकाइट्रिस्ट मॉनिटर कर पा रहे हैं। एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। कैंसर पेशेंट इस बात से डरे हुए हैं कि कीमोथेरेपी लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो ये सारे केसेस हम देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है आपस में। और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमेशा एक स्ट्रेस क्या चीज़ पैदा करती है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे को बीमारी से डर लग रहा है, या हमारे को काम छूट जाने से डर लग रहा है, या फिर हमें अपने पैसे की कमी है इस चीज़ से डर लग रहा है, या हमें सिर्फ इसलिए डर लग रहा है क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं। तो जब हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा डर कई हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम लगता है कि हमें एक्चुअली सिर्फ इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी 10 चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रखना है, और हम उसके लिए क्या करें। और फाइनली बहुत सारी इस लॉकडाउन के दौरान जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ों को भी लोगों ने नोटिस किया है। पोल्यूशन में कमी आ रही है, पानी साफ हो रहा है। अगर हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेस को हम कम कर पाएंगे। तो जितना हो सके हम क्या कर सकते हैं और क्या पॉजिटिव हो रहा है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल लेवल पे, हर व्यक्ति को। क्योंकि पॉलिसीज़ समाज के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन हर आदमी को अपने लिए, अपने हिसाब से अपने क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेप्स निकालने पड़ते हैं। राइट। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अच्छा, मैं आलोक जी दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है आपको सर? मुझे सर पूरी आवाज आ रही है। चलिए, आपको क्यों लगा कि मैं जुड़ा नहीं था? नहीं, बीच में आप जब जवाब दे रहे थे तो आपका ऑडियो चला गया था, इसलिए मुझे दूसरे के पास जाना पड़ा था। मैंने 2 बार इसलिए कोशिश की। आप जो बात कह रहे थे उसमें कुछ आंकड़े मेरे पास सर। 1,70,000 करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया गया, 0.75% की रेट कट आरबीआई ने की, और 50,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन क्रेडिट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड के लिए खोली आरबीआई ने। इसके अलावा एलटीआरओ के थ्रू बहुत सारा पैसा सिस्टम में डाला गया। तो कोशिश तो सरकार और आरबीआई की तरफ से हुई है, जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र इकोनॉमी की मदद करे, छोटे बिजनेसेस की मदद करे, तो वो तो कर रहे हैं। तो शिकायत किस बात की? 0.75 पॉइंट्स का जो रिडक्शन आरबीआई ने किया, क्या बैंकों ने वो आगे ट्रांसफर किया है? कुछ हद तक कर दिया सर, कुछ हद तक कर दिया। किसी ने 0.15 किया है, किसी ने 0.20 किया है। हाँ। उसका 20% के करीब ट्रांसफर हुआ है। हाँ। तो 0.75 का क्या लॉजिक रह गया फिर? नहीं सर, ये देखिए, 0.75 आरबीआई अगर करता है तो 0.75 आप ये एक्सपेक्ट करेंगे एसबीआई घटा देगा? सर, उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ना, उनकी डिपॉजिट कॉस्ट है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे करेंगे ना। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा घटा दिया जाए। हाँ। लेकिन जो घटाया है वो ना के बराबर है। 1.70 लाख करोड़ की जो बात आपने की, जो 24 अप्रैल को निर्मला सीतारमन जी ने आके अनाउंस किया था, उसका टोटल अगर करेंगे तो 1.20 लाख करोड़ है। वो 1.70 लाख करोड़ कैसे हुआ हमें नहीं पता है, और वो अगले 4 महीने में है। और उसके अंदर मनरेगा के पैसे तक हैं। क्या मनरेगा का पैसा अभी तक पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में सरकार ने 1 रुपया भी रिलीज किया है? मुझे लगता है नहीं किया है।
जहां तक बात 0.50 म्यूचुअल फंड्स की बात है, मैं उसको सराहनीय कदम मानूंगा कि उसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए उसमें लिक्विडिटी बने तो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा, ये अच्छा कदम है। दूसरी चीज, अब हम जो मूल सवाल था कि क्या 3 तारीख के बाद क्या रहेगा, हम 3 तारीख के बाद कह रहे हैं कि टेस्टिंग का लेवल पहले से बढ़ना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य कि पीपी किट्स और वेंटिलेटर्स और तमाम चीजें हम 4 अप्रैल तक एक्सपोर्ट करते रहे। 4 अप्रैल तक एक्सपोर्ट हुई है हिंदुस्तान से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, जो हो गया वो जो बीत गया बीत गया। अब रोड मैप क्या है? पिछले 4 भाषण मोदी साहब के अगर आप सुने तो कहीं पर भी कोई रोड मैप नजर आता है कि केंद्र सरकार का ये रोड मैप है? राज्य अपना डिसाइड कर लें, रेड जोन, येलो जोन, व्हाइट जोन, पीला जोन, लाल जोन, अरे भाई वो तो बन जाएंगे। आप बताइए, मारुति की फैक्ट्री को आप खोल सकते हैं क्या? मारुति के 80 से 90% स्पेयर पार्ट छोटी फैक्ट्रियां बनाती हैं। मारुति का एक छोटा सा स्पेयर पार्ट पुणे से बन के आता है, क्या आप पुणे को खोल सकते हैं? तो मारुति का प्लांट कैसे खुल जाएगा? अभी तक कोई रोड मैप नहीं है। स्ट्रैटेजिक ओपनिंग होगी इसके अंदर, कुछ एरियाज को खोलना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा जो दूसरे सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, मारुति टोयोटा दोनों के शोरूम में 30% गाड़ियों के रेट डाउन आ चुके हैं। अगर किसी को पैनल में खरीदनी हो तो वो अपने डीलर से संपर्क कर सकता है। स्ट्रैटेजिक ओपनिंग होगी। दूसरी चीज, अगले 1 साल के अंदर जो डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो पूरी तरह से चेंज होगा। आज डिमांड मारुति कार की नहीं रहेगी। आज कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं खरीदेगा 40-42 लाख रुपए की, मर्सिडीज नहीं खरीदेगा कोई भी। अब डिमांड जिन चीजों की आएगी उनके ऊपर कैसे जो एमएसएमई है उनको कैसे डेवलप किया जाए। आज आटे की मिल की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, किस तरह से सेवइयां बनाई जाए उसके लिए मास प्रोडक्शन हो उसकी ज्यादा जरूरत रहेगी। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, स्टॉक लगातार धीरे धीरे जो आइटम इस तरह के एसेंशियल आइटम्स हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, जवाब ले लेते हैं सर, अब समय कम है सर मेरे पास, तो छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं ना। केंद्र सरकार कोई रोड मैप दे, भाषणबाजी ना करे। मुझे रोड मैप तो दे रहे हैं, ये पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हैं शायद मेरे हिसाब से तो नहीं किया। आपने मनरेगा की बात करी तो मार्च के अंत के कुछ दिनों में 12,000 करोड़ रिलीज किए हैं। आपको पता ना हो तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं आपको बता दूं तो अप्रैल अभी शुरू हुआ है, 7,200 करोड़ रिलीज हो चुके हैं। लगभग मेरे को प्लीज बोलने दीजिए, मैं पुलाव नहीं, मैं फाइनेंशियल एक्सपेक्ट से बोल रही हूँ। 70 करोड़ रुपया दिया गया। बोलने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, ये कोई तरीका नहीं। नीरज जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती, मैं इनके ऊपर नहीं बोल रही। जवाब मेरे आलोक जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। आपने इतने सारे सवाल लिखे हैं आलोक जी, इतने सवाल आपने पूछे तो जवाब ले लीजिए जी, जो फटाफट दीजिए, समय नहीं है, उनपुर जी समय खत्म हो रहा है जी। मैं अखबार से पढ़ के बोल रही हूँ, खुद पढ़ के आते तो आपको मैं आपकी जवाबदारी करती, खुद पता नहीं और खुद कबूल भी कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता। मैंने आपको जीएसटी की बात बताई, आपको ये तक नहीं पता, प्लीज बोलने दीजिए। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, कोई तरीका नहीं है। मैं इनको एक्चुअली मैं पीआईबी और पेपर में छपी हुई न्यूज बता रही हूँ। मैं आपको बता दूं तो अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2019 के अंदर 36,000 करोड़ रिलीज हो चुका था। फरवरी में अगेन 20,000 करोड़ रिलीज हो चुका था। और मैं पिछले 16 दिन की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने कहा कि 10,700 करोड़ रिलीज हुआ है। अगर आप सच में पढ़ के आते तो भगवान के मैं हाथ जोड़ के भाई सुनिए, समय मेरा जो शो का है वो खत्म हो रहा है। प्लीज आप लोग जो है इस पे 1-on-1 करें तो समय नहीं रहा मेरे पास समय एकदम खत्म हो रहा है मेरे। नहीं नूपुर जी समय मेरा खत्म हो रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा 20 सेकंड का जवाब डॉक्टर अग्रवाल से लेना चाहता हूं। अग्रवाल साहब, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने एक बात ऐसी बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं तो आपके साथ पूरा शो करना चाहता हूं। मन को शांत रखने का एक तरीका बताइए सर। मन को शांत रखने का अगर आपको एक तरीका है, सबसे पहले स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। आप अपना इंटरप्रिटेशन बदलिए, ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोरोना के ख्वाब से अगर आपको डर लगता है तो कोरोना के साथ में जीना सीखो, उसके डर से ना रहो, उसके साथ में जीना सीखो। उसके साथ में अगर आपने जीना है तो आपको एक डॉक्टर का साथ बहुत जरूरी है। बाकी जहां तक स्पिरिचुअलिटी की सवाल है, वी कैन हैव ए सेपरेट सेशन ऑन दिस। यस, तो कोरोना से डरना नहीं है, उसके साथ रहना सीखना और डॉक्टर से दोस्ती करनी है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल अब से लेकर के 3 तारीख तक बना रहेगा कि 3 के बाद क्या होगा, कंटिन्यू होगा लॉकडाउन या ख़त्म हो जाएगा या कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में खोला जाएगा। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि 10 राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है,
लेकिन बहुत सारे राज्य सिलेक्टिवली ओपन करने के पक्ष में हैं। लेकिन जो मूल सवाल है, जो मैंने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा, कि अगर आपको मारुति की फैक्ट्री खोलनी है तो पूरी चेन खोलनी पड़ेगी, जो रिस्क शायद इस समय लेना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।